नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि जो आरपीएससी ने नया अपना कैलेंडर जारी किया है, उसका क्या महत्व है, प्लस आरपीएससी एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट करवाएगी, टाइम पे करवाएगी, नहीं करवाएगी, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। प्लस हमारे जो पेपर फर्स्ट में जो चीज़ें दी हुई है सिलेबस में आपके पाठ्यक्रम में, उन चीज़ों को भी अपन डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, तो आज हमारे टॉपिक ये तीनों रहने वाले हैं कि आरपीएससी जो है, आरपीएससी का जो कैलेंडर जारी हुआ है हाल फिलहाल में, क्या आरपीएससी एग्जाम करवाने में, एग्जाम कंडक्ट करवाने में जो है सक्षम है? क्या आरपीएससी जो है पोस्ट बढ़ाएगी, नहीं बढ़ाएगी, इस पर भी अपन देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली जो बात आ रही है कि आरपीएससी ने ये जो कैलेंडर जारी किया है बहुत सोच समझ कर जारी किया है, क्योंकि आरपीएससी के जो पुराने एग्जाम्स हैं, है ना, वो सारे एग्जाम्स आपको इस टाइम ड्यूरेशन में आपको कंप्लीट होते हुए नजर आएंगे। यानी कि इन्होंने मई तक का जो है अपने शेड्यूल स्टार्ट कर दिया है। तो मई तक जो है ये आरपीएससी ऑलरेडी बिजी है। तो मई में जो है आरपीएससी जब फ्री हो जाएगी उसके बाद से एग्जाम कंडक्ट करवाना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, तो इन्होंने कुछ जो महत्वपूर्ण एग्जाम है, क्योंकि हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हमारा चैनल डेडिकेटेड है, तो हम इनके बारे में अधिक चर्चा करते हैं यहाँ पर। तो हमारा जो एग्जाम की तिथि आई हुई है वो आई है अपने आप देखोगे, ये देखो, लेक्चर एंड कोच स्कूल एजुकेशन। ठीक है, ये 23/6/2025 से लेके 6/7/2025 तक ये एग्जाम चलेंगे। ठीक है, तो आपके मई और जून, जैसा कि हमने जून और जुलाई, जैसा कि हमने पहले भी बताया था आपको, जब स्ट्रेटजी वाला वीडियो मैंने डिस्कस किया था, राजस्थान हिस्ट्री में पढ़ाया था उस समय, तो उस समय मैंने बताया था आपको कि जुलाई में एग्जाम होने वाला है। प्लस टेलीग्राम वाले चैनल पर मैंने आपको बताया था कि दिसंबर से लेके जनवरी 2026 तक असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होने वाला है। तो दिसंबर वाला जो डेट्स है वो भी आपको यहाँ पर दे दी गई है। तो ये दोनों अपनी प्रिडिक्शन एकदम सटीक बैठी है। हालांकि ये सिर्फ मेरा अंदाजा था, मेरे पास कोई इंटरनल इन्फॉर्मेशन नहीं थी, बट मुझे लगा था कि इस समय जो है यही सबसे उपयुक्त जो है समय लग रहा है कि आपके एग्जाम कब तक हो सकते हैं। ठीक है, तो आपके जुलाई वाला जो सेगमेंट है और जून वाला सेगमेंट है वो आपके फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम होंगे, और असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एग्जाम है आपके 12वें महीने की, यानी कि दिसंबर में आपके ये एग्जाम्स होंगे। तो ये दोनों एग्जाम्स आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो अब अपन इस पर चर्चा करेंगे कि हमारा जो सिलेबस दिया हुआ है फर्स्ट पेपर का, उसमें हम किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, प्लस हम जो है भविष्य में किस तरीके से इसमें जो है द्रुतगामिता लेके आने की हमें आवश्यकता है। बिकॉज हम आपको इतिहास, सामान्य अध्ययन के लिए इतिहास और भूगोल पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अभी के लिए जो है मुझे ऐसा लगता है कि आपको दूसरे सोर्सेस पे भी जो है इसको अन्य चीजों के लिए जाना चाहिए, क्योंकि एग्जाम के लिए एग्जाम में आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है। और ये एग्जाम 5 महीने में आपको जो है इस पूरे सेक्शन की तैयारी किस तरीके से करनी है, फर्स्ट पेपर भी आपको करना है, प्लस वैकल्पिक विषय भी आपके पास होता है, तो उस वैकल्पिक विषय पर भी आपको अपना कमांड बनाना है। तो इन दोनों चीजों के लिए जो है आपके पास ये टाइम बहुत कम है आपको, और सीट्स भी आपको पता है बहुत लिमिटेड है। तो अब इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आपको इस चीजों के लिए टाइम जरूर निकालना चाहिए, अलग से टाइम निकालना चाहिए। ठीक है, तो अब अपन चर्चा करते हैं कि हमारे सिलेबस में क्या है। प्लस पहले अपन आपको ये बता देते हैं, एग्जाम बिल्कुल टाइम पर होने वाले हैं। जैसा कि बहुत सारे आपको बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज से बहुत बार ऐसे मिस कैलकुलेशंस मिलती है उनकी कि एग्जाम टाइम पे होंगे नहीं होंगे, तो वो एग्जाम्स बिल्कुल टाइम पे होंगे आपके। तो फर्स्ट फैक्टर जो आपको याद रखना है ना, कि एग्जाम्स एकदम टाइम पे होंगे। आप आंखें बंद करके डेट्स लिख लो और इसी के अकॉर्डिंग आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। ये आपको अपने मेंटल जो एनर्जी है उसको इसी तरीके से यूज करना है कि आपको टाइमली जो है एग्जाम मिल जाएंगे आपके सामने। प्लस दूसरा पॉइंट मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्या सीट बढ़ेगी? ठीक है, अभी आप जो तैयारी कर रहे हैं ना, बिल्कुल आपको जो है आपकी तैयारी में इसी तरीके से सोच के चलना है कि सीट नहीं बढ़ेगी। ठीक है, सीट नहीं बढ़ेगी इस वजह से मैं आपको कह रहा हूं, हालांकि बढ़ जाए, भगवान की कृपा है कि बढ़ जाए आपकी सीट्स, तो आपको दुगुना लाभ होने वाला है। ठीक है, सीट्स बढ़ने की काफी उम्मीदें भी हैं, काफी हद तक संभावनाएं भी हैं, लेकिन देखो जिस तरीके से, जितनी जल्दबाजी में जो है ये सरकारें जो है नोटिफिकेशंस निकाल दी है, सीट्स निकाल दी है, तो उसके आधार पर मैं कह सकता हूं आपको कि आपको जो है इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए कि आपकी सीट्स बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी।
आपको सीधा सीधा अपना जो अंतिम लक्ष्य है वो दिखना चाहिए और अंतिम लक्ष्य के अनुसार आपको तैयारी करनी चाहिए। तो ये मेरा एक पर्सनल आपको सुझाव रहेगा कि आप सीट बढ़े नहीं बढ़ेगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आप इसकी बिल्कुल भी चिंता ना करें। आप अपना तैयारी, जो भी आपने अपना मन बनाया है, जिस भी पर्पज से आप जुटे हुए हो लक्ष्य के लिए, उस लक्ष्य को आप पकड़ के आगे बढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो ये मेरा एक आपको निवेदन रहेगा, या आप कह सकते हैं कि ये मेरा पर्सनल सुझाव भी यही रहेगा कि आप जो है सीटों के बढ़ने नहीं बढ़ने की संभावना से दूर रहें। आप सिर्फ जो है तैयारी में जुटे रहें। अगर सीट्स बढ़ती है तो ईश्वर अवश्य जो है आपको और ज्यादा अपॉर्चुनिटी देगा, और ज्यादा अवसर देगा, और जल्दी जो है एग्जाम जो है आपके करवाएगा। अगर नहीं भी बढ़ती है तो भी दूसरी वैकेंसी आने की जल्दी संभावनाएं रहेगी। तो आप दोनों तरीकों से जो है अपने आप को तैयार करके जो है अपना कार्य करना शुरू कर दें। ठीक है, अपन अब डिस्कशन करते हैं कि अपने सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं। सिलेबस जो है अपना मैं ये गणपत सर है हिस्ट्री के, उनके जो उन्होंने जो हिंदी में सिलेबस अपना फर्स्ट पेपर के लिए तैयार किया है, तो वही पीडीएफ से आपको मैं सिलेबस आपको बताने वाला हूं, ताकि आपको हिंदी माध्यम के विद्यार्थी ज्यादा है हमारे चैनल पे, तो उनको जो है समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। और मैं मेहनत नहीं करना चाह रहा था हिंदी में अलग से एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तो मैंने इनकी पीडीएफ से ही जो है ये कार्य करना जो है आपके लिए शुरू किया है। ठीक है, तो आप ये देखिए कि इसमें इन्होंने आरपीएससी की जो इंस्ट्रक्शन है ना शुरुआत के, वो इन्होंने ऐसे कैसे रखे हैं। तो इन इंस्ट्रक्शन में आप ये देखोगे कि हर जो ये अपना पेपर फर्स्ट होगा, हम पेपर फर्स्ट के लिए अपन डिस्कस कर रहे हैं, तो पेपर फर्स्ट जो होगा ना अपना, उस पेपर फर्स्ट में आप देखोगे कि जो पूरा पेपर होगा वो 150 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा? 150 मार्क्स, 150 मार्क्स का होगा। इसमें आपको 75 क्वेश्चंस मिलेंगे और 1 घंटा 30 मिनट, मतलब कि 1.5 घंटा आपको मिलेगा। ठीक है, तो 150 क्वेश्चन आएंगे आपके, 75 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें अपने को 1.5 घंटा मिलेगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है, बिल्कुल है। कितनी है? 1/3 है। ठीक है, आपको सारे गोले 5 गोले में भरने 5 गोले आपको मिलेंगे। अगर आपको किसी चीज का पता, किसी का आपको जवाब नहीं देना है, तो 5वां गोला जो है, 5वां ऑप्शन आपको भरना पड़ेगा। ये सब जो है इसमें शामिल होंगे, ये सारे नियम। ठीक है, फिर आप देखोगे कि पेपर में जो है ये इन्होंने लिखा है, पेपर शेल इंक्लूड दिस फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। इस पेपर के सिलेबस में बेसिकली क्या क्या होगा? तो बेसिकली इस पेपर के सिलेबस में सबसे पहला जो पार्ट होगा, इसको इन्होंने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये लगभग आप देख सकते हो कि ईच पार्ट है 1/5 मार्क्स, यानी कि 15-15 क्वेश्चन का एक पार्ट है यहाँ पे। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हो कि हर पार्ट से लगभग 15-15 क्वेश्चन आएंगे। तो आपके 5 पार्ट्स में ये जो है सेक्शन डिवाइडेड है। ठीक है, पहला जो पार्ट होगा वो अपना हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो आपके राजस्थान और भारत का इतिहास होगा, विशेष करके किस पर एम्फेसिस है, किस पर जोर है? आपके इंडियन नेशनल मूवमेंट पर जोर है, इंडियन हिस्ट्री में। तो ठीक है, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के साथ साथ आपको यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर ऑफ राजस्थान भी मिल जाएगी, है ना। तो आप जो है इसको उसी पर्सपेक्टिव से तैयार करना है। ठीक है, फिर अपन देखते हैं दूसरी जो चीज है, अपना दूसरा जो टॉपिक है वो है मेंटल एबिलिटी टेस्ट। ठीक है, आपको सेकेंडरी लेवल का मेंटल एबिलिटी टेस्ट आपको क्लियर करना है, प्लस स्टेटिस्टिक्स जो है आपको सेकेंडरी लेवल की मिलेगी, प्लस मैथमेटिक्स आपको सेकेंडरी लेवल की मिलेगी, प्लस हिंदी और इंग्लिश जो है आपका लैंग्वेज वाला जो टेस्ट होगा हिंदी इंग्लिश में, तो लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट होगा हिंदी और इंग्लिश का। ठीक है, तो 5-5 क्वेश्चन आपको हिंदी इंग्लिश से मिल जाएंगे, मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स से आपको 5-5 क्वेश्चन मिल जाएंगे, और ये मेंटल एबिलिटी के भी आपको उसमें ऐड कर लो, यानी कि 15 क्वेश्चन आपको लगभग इस सेक्शन से मिलने वाले हैं। ठीक है, तो जो सेकंड सेक्शन होगा जिसको अपन मेंटल एबिलिटी कहते हैं, मेंटल एबिलिटी एंड मैथमेटिक्स अपन इसको कहते हैं, मतलब समराइज फॉर्म में। तो मेंटल एबिलिटी टेस्ट के साथ साथ आपको स्टैटिस्टिक मिल जाएगी, स्टैटिस्टिक मतलब सांख्यिकी मिल जाएगी, गणित मिल जाएगी, और आपको भाषाएं मिल जाएगी, और मानसिक योग्यता आपको मिलेगी। भाषाओं में हिंदी और इंग्लिश आपको तैयार करना है। 15 क्वेश्चन आपको यहां से मिलने वाले हैं लगभग। ठीक है, तीसरा जो पार्ट है वो आपको 5 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स के मिलने वाले हैं। 15 से 20 आप इसको ये 5-5 का डिवीजन आपको यहाँ पे फिट नहीं बैठेगा। 15 से 20 आप ये मान के चलो कि 15 से, क्योंकि हर सेक्शन से 5 क्वेश्चन भी आए, तो 15 से लेके 20 क्वेश्चन आपको सेकंड वाले सेक्शन से मिलेंगे। करंट अफेयर्स से आपको इस तरीके से ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, लगभग 5 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स से मिलेंगे। ठीक है, तो आप इसको भी इसी तरीके से तैयार करें कि 5 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स से मिलेंगे, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको डेली के लगभग करंट अफेयर्स की जो मुख्य घटनाएं हैं वो आपको वहां पे मिल जाती है। तो आप टेलीग्राम चैनल भी आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे कि हमने ये चौथे सेक्शन में जो है जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी और जियोग्राफी ऑफ राजस्थान, 5-5-5 तीनों के 5-5 क्वेश्चन आते हैं आपके। लगभग मैं एक रफ आइडिया दे रहा हूं आपको, तो ये 15 क्वेश्चन आपको यहां से लगभग मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन आपको यहां से मिल जाएंगे, प्लस
एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल मैनेजमेंट, एजुकेशनल सिनेरियो और इन राजस्थान, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट। ठीक है, ये जो सारी चीजें हैं ना, आपको ये भी चीजें आपको लगभग आपने साइकोलॉजी भी आपने लगभग 5 से 10 क्वेश्चन इसके आते हैं, एजुकेशनल मैनेजमेंट के 5 क्वेश्चन आते हैं, और राजस्थान में क्या क्या एजुकेशनल सिनेरियो है, राइट टू चिल्ड्रन और फ्री कंपल्सरी ये वाला एक्ट है, राइट टू एजुकेशन एक्ट भी इसको बोलते हैं, है ना। तो ये सब जो चीजें हैं आपके लगभग 20 से 25 नंबर का ये आपको सेक्शन पड़ेगा। ठीक है, लगभग 20 से 25 नंबर का ये हो गया, 5 अपने 15 नंबर का ये हो गया, 5 नंबर का करंट अफेयर्स हो गया, 20 नंबर का ये हो गया, और ये कितना हो गया अपना, तो 20 20 40 और 40 60, 60 और 15 नंबर का ये हो गया, तो अपने कितने हो गए, लगभग 75 हो गए, है ना। तो ये आपके सेक्शन का डिवीजन है कि फर्स्ट सेक्शन से आपको 15 क्वेश्चन मिल रहे हैं, सेकंड सेक्शन से 20, करंट अफेयर्स से 5, और जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी और ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान से 15, और एजुकेशनल साइकोलॉजी, मैनेजमेंट और एजुकेशनल सिनेरियो राजस्थान की जो आरटीई एक्ट है, राजस्थान एजुकेशनल एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट, उससे आपको 20 से इस वाले सेक्शन से अपने को लगभग 20 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो अपना लगभग 75 अंक क्वेश्चन का जो कोटा है अपने को यहां से कवर करना है। ठीक है, तो यहां से कवर हो जाएगा आपका। अब देखते हैं अब अपने को क्या देखना है, इसका सिलेबस अपन एक्सक्लूसिवली डिसाइड अपन डिस्कस कर लेते हैं कि आपके सिलेबस में क्या क्या चीजें दी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले इतिहास ही है, मैंने इतिहास पर एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं, लेकिन हिस्ट्री पॉइंट के इस पीडीएफ से भी अपन हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को जो है इसका परिचय दे देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले भाग फर्स्ट आपका रहेगा। ठीक है, तो परिचयात्मक इसका विवरण रहेगा कि भाग फर्स्ट में आपको क्या मिलेगा, इंडियन हिस्ट्री मिलेगी, राजस्थान की हिस्ट्री मिलेगी, और राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर मिलेगी। ये नीचे की साइड आप देखोगे तो राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर भी आपको मिल जाएगी। ये वाला जो पोर्शन है ना आपका, लोक देवी देवताओं, ये समाज और धर्म क्या है राजस्थान में, है ना, लोक देवी देवताओं, ये वाला जो है राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर का सेक्शन है। ठीक है, अगर इसको अपन इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये गुप्त काल में और मुगल काल में जो कला और संस्कृति का विकास है ना, ये भी इंडियन आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है, क्योंकि कला और संस्कृति पूछा है और कुछ नहीं पूछा है इसने, तो इंडियन आर्ट एंड कल्चर भी जो है यहाँ पे पूछी जाएगी आपसे। यानी कि इंडियन आर्ट एंड कल्चर, राजस्थानी आर्ट एंड कल्चर एंड इंडियन हिस्ट्री और राजस्थानी हिस्ट्री, ये 4 सेक्शन मिला के आपको लगभग 15 क्वेश्चन का कंटेंट आपको यहां से प्राप्त हो जाएगा। तो 15 क्वेश्चन अपन को यहां से मिलेंगे। तो अब इसमें क्या क्या आपको दिया हुआ है, इसमें जो है अपने को गुप्त काल और मुगल काल में कला, साहित्य, स्थापत्य का विकास, जो अपन ने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है, जो हमारे लास्ट जो 6 वीडियो 7 वीडियो है ना, जो मुगल काल और गुप्त काल से संबंधित है, ये जो है इसमें अपन ने बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से आपके एग्जाम के पॉइंट टू पॉइंट जो मैंने बात की है उसको जो है मैंने अच्छे से कवर कर लिया है आपके सामने। तो आप ये वीडियोस भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, अदरवाइज आपका जो खुद का मटेरियल है उस पर भी आप काम कर सकते हैं और उस पर भी आप अच्छा जो है पकड़ बना सकते हैं। ठीक है अगर आपने खुद ने पहले मेहनत कर रखी हो, या आप इतिहास वैकल्पिक विषय है वो आपका, है ना, तो उस पे भी आप काम कर सकते हैं, उससे भी आप पढ़ सकते हैं। फिर आपको 1857 की स्वतंत्रता संग्राम आपको यहाँ पर मिलेगा, 1857 की क्रांति अपन यहाँ पे देखेंगे। फिर राष्ट्रवाद का उदय, ये पूरा जो सेक्शन है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये पूरा मैंने कहा था ना स्पेशल एम्फेसिस करवा रहा है नेशनल मूवमेंट पे। वो तो नेशनल मूवमेंट यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन पे विशेष जो है जोर दे के कह रहा है। तो ये जो पूरा सेक्शन है अपने को राष्ट्रीय आंदोलन से मिलेगा। तो आपको लगभग 3 से 4 प्रश्न, मैंने पुराने पेपरों को देखा है, तो आपको राष्ट्रीय आंदोलन से आपको 3 से 4 प्रश्न मिलते हैं और 1-2 प्रश्न आपको यहां से मिल जाते हैं कभी कभी। तो यानी कि लगभग 5 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो ये फ्लक्चुएशन चलता रहता है। तो ठीक है, तो आपको मॉडर्न वाले सेक्शन में आपको अच्छे से जोर देना है। और हमारा जो है कल से अपन मॉडर्न वाला सेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। 1857 की क्रांति हमारा कल पहला टॉपिक होने वाला है। आप चाहें तो वो वीडियोस भी आप देख सकते हैं, पुराने वीडियो अपनी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद अपन राजस्थान का इतिहास पूरा कवर कर चुके हैं लगभग। और राजस्थान का इतिहास मैंने एकदम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा है आपको। ये जो सभ्यताएं हैं आपको पहले एंशिएंट राजस्थान में अपने को 4 ही सभ्यताएं पढ़नी है ज्यादातर, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और बैराठ। देखिए बच्चों, मैं ये नहीं कहूंगा आपको कि सारी सभ्यताएं पढ़ो, क्योंकि आपका जो एग्जामिनर जब पेपर देखता है ना, सिलेबस देखता है ना पेपर बनाते समय, तो वो सबसे पहले ये देखता है कि विशेषकर अपने को सभ्यताएं कौन सी मिली है। तो सभ्यताएं जब 4 मिलती है ना, तो एग्जामिनर को, मैंने ये पैटर्न फॉलो करते हुए देखा है। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर वाला पेपर भी हुआ, आपको देखने को मिलेगा जब पेपर 3rd वाला पेपर होगा ना, उसमें सभ्यताओं से कहां से प्रश्न आए, सभ्यताओं से सिर्फ वहीं से प्रश्न आए हैं जो सभ्यताएं उन्होंने पेपर के सिलेबस में मेंशन कर रखी थी। तो आपका भी प्रयास यही होना चाहिए कि जो सिलेबस में मेंशन है, राजस्थान की सभ्यताएं अगर 4 ही सभ्यताएं मेंशन
है, तो आप कोशिश करो इन चारों को बहुत अच्छे से तैयार करो। अगर समय मिल जाए तो दूसरी सभ्यताएं देख लो, नहीं तो आप छोड़ भी दोगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मेरा विश्वास है कि आरपीएससी अपने पुराने पैटर्न के हिसाब से जो एग्जाम कर जिस तरीके से ले रही है, वो इनको अवश्य जो है इंक्लूड करती है, डेफिनेटली इंक्लूड करती है। और इन चारों में से ही आपको प्रश्न मिलेंगे, सभ्यताओं के, इनसे बाहर नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर अपन देखते हैं तो आरबीएससी ने डाल रखा है कि आपको 8वीं से 18वीं शताब्दी तक का राजस्थान का इतिहास मिलेगा। अब देखो 8वीं से 18वीं शताब्दी तक राजस्थान का इतिहास बहुत बड़ा है। ठीक है, मैंने मध्यकालीन राजस्थान आपसे पूछा है, लेकिन आरबीएससी जो है इसमें आपको कुछ हिंट दे रही है कि मैं ज्यादा क्वेश्चन कहां से पूछूंगी। तो वो आरबीएससी कहां से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछेगी, इस वाले सेक्शन से। देखो गुर्जर प्रतिहार, अजमेर के चौहान, है ना, यहां से लेके शुरू करेगी आरपीएससी, और ये राजपूत राजाओं के और मुगलों के क्या संबंध थे उन पर करेगी। ठीक है, तो गुर्जर प्रतिहार और अजमेर के चौहान आपको बहुत अच्छे से तैयार करने हैं। ये दोनों सेक्शन तो आपको बेस्ट टू बेस्ट तैयार करने की कोशिश करनी है, अपना बेस्ट देना है इसमें। ठीक है, जितना इन डेप्थ पढ़ सको वो भी चीजें आपको पूछी जा सकती है। ठीक है, फिर दूसरा जो सेक्शन है अपना कि अपने जो दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान थे उनके मेवाड़, रणथंबोर और जालोर के साथ क्या क्या संबंध थे। मैंने एकदम सटीक तरीके से जिन जिन शासकों के साथ, मेवाड़ के, जालोर के, रणथंबोर के, जिन जिन शासकों के साथ दिल्ली के सुल्तानों के साथ संबंध हुए ना, उन सारे शासकों को मैंने वहां पे इंक्लूड करने की कोशिश की है। एकदम पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस वाइज मैंने वहां पे पढ़ाने का प्रयास किया है। बिल्कुल भी घास नहीं काटी है, ना बिल्कुल भी उस तरीके से मैंने कोशिश की है कि भाई कम मटेरियल दिया हो आपको। एकदम परफेक्ट मटेरियल आपके जीएस के हिसाब से वो मैंने आपको वहां पर प्रदान करने की कोशिश की। आप चाहे तो देख सकते हैं, अगर आपकी खुद की ऑलरेडी तैयार मटेरियल है तो आपको उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बिकॉज मैं इतिहास का जो है टीचर हूं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में मैं जो है इतिहास वाले सेक्शन पे ज्यादा जोर देता हूँ। और भूगोल के भी आपके बहुत जल्दी क्लासेस मिलने वाली है, तो भूगोल पे भी आपको जो है मैं अच्छी राय दे सकता हूँ आपको। ठीक है, तो फिर अपन देखते हैं राजपूत राज्य और मुगल, अपने को मुगलों के बारे में अपन को देखना है, इनके संबंधों के बारे में अपने को देखना है। इसमें अपने को 5-6 राजा है, 6 राजाओं को अच्छे से पढ़ लो आप। महाराणा सांगा को पढ़ लो, महाराणा प्रताप को पढ़ लो, राज सिंह को पढ़ लो, ये तीनों तो अपने मेवाड़ से संबंधित है। मान सिंह वाले आमेर को पढ़, आमेर वाले मान सिंह जी को पढ़ लो। ये जो है ना तीन तीन जने तो ये हैं जो मुगलों के अपने विरोधी है, मुगल विरोधी नीति है इनकी। ठीक है, तो मुगलों के विरोध में नीति अपनाने वाले 3 शासक है, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप और राज सिंह जी। फिर राय सिंह जी भी एक मुगल विरोधी नीति अपनाने वाले व्यक्ति अपने राय सिंह जी, अपने चंद्रसेन जी, मारवाड़ के चंद्रसेन जी की भी नीति जो है मुगलों के विरुद्ध में है। लेकिन मुगल समर्थक में 2 आपको यहाँ पर राजा मिलेंगे, एक तो मान सिंह आमेर के और राय सिंह बीकानेर के। ये दोनों जो है मुगल समर्थक आपको शासक मिलेंगे। तो इन समर्थक शासकों के बारे में भी अपने को देखना है, तो ध्यान से देखना है इनको, इन चीजों को। तो आप जो है इनको अच्छे से तैयार कर लेना, अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। फिर आपको मॉडर्न राजस्थान में आपको जो है बहुत सारी चीजें पढ़ाई जाएगी। 1857 की क्रांति से शुरू करेंगे अपन, और अपन ने लगभग जो है राजनीतिक जागृति, प्रजामंडल, किसान और जनजातीय आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण, ये सब जो पोर्शन है ना वो मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ा रखा है। और एकदम जो है वैकल्पिक विषय वालों के लिए भी मेरे हिसाब से वो चीजें प्रयुक्त रहेगी, अब उपयुक्त रहेगी। मैंने बहुत अच्छे से तैयार किया हुआ है, और इन सेक्शन को आप देख के आप जो है खुद भी जो है ये डिसाइड करोगे कि यहां से जो है मैटर बाहर नहीं जाने वाला, डेफिनेटली नहीं जाने वाला। ठीक है, तो मैंने बहुत अच्छे से तैयार करा दिया है, और मैंने मात्र कोशिश की थी कि 16 घंटों में अपन राजस्थान किस तरीके से कवर करें, और लगभग मैं उसमें सफल भी रहा कि राजस्थान पूरा जो मैंने ना 16 घंटों में कवर करवा दिया। और 16 घंटों में आपके पास अगर समय हो तो 2 बार, 3 बार, 4 बार आप जो है राजस्थान को आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। प्लस क्योंकि मेरे वीडियोस जो है वो कम अवधि के होते हैं और उसमें ज्यादा सामग्री होती है, तो आपको जो है अपना दिमाग खोल के करना है पूरा काम। तो ये 16 घंटे की वीडियो जरूर आपको लग रहे होंगे, लेकिन ये जो है आपको कम से कम भी नहीं ना तो 30 से 40 घंटे आपको चाहिए इनके नोट्स बनाने में और सब कार्य करने में। तो ये जो चीज है आपको जरूर हेल्प करने वाली है। इसके बाद अपन ने देखा है कल्चर में जो है समाज धर्म, ये मैं आपको कल्चर वाले जो सेक्शन है वो आपको मैं जल्दी ही जो है इसको भी आपको कवर करने वाला हूँ बहुत जल्दी। तो ये सेक्शन भी जो है अपन बहुत जल्दी कवर कर लेंगे। समाज और धर्म के बारे में देख लेंगे, लोग देवी देवता, प्रमुख संत, वास्तुकला, मंदिर, ये वाली सारी चीजें है ना अपन एक एक स्लाइड्स में, एक एक नक्शे में बनाने की कोशिश करेंगे। बिकॉज देखो ज्यादा आप दे नहीं सकते इन 15 नंबरों के लिए, बिकॉज मैं कह दूं आपको कि भाई आप 150 पेज 15 नंबरों के लिए पढ़ लो या 200 पेज पढ़ लो, तो वो भी आपके लिए उपयुक्त नहीं होगा, है ना। तो आप जो है मैंने देखो 36 वीडियो राजस्थान के बनाए, तो 36 स्लाइड तो वो हो गई आपकी। प्लस मैं अभी इसका प्रयास कर रहा हूँ 7-8 स्लाइड्स में मैंने ये पूरा पोर्शन कवर कर लिया इंडिया का।
और मैं कोशिश करूंगा इनको भी बहुत जल्दी, मॉडर्न को भी बहुत जल्दी, क्योंकि मॉडर्न बहुत बड़ा सेक्शन है आप जानते हैं, तो मॉडर्न को भी मैं बहुत जल्दी जो है कम से कम स्लाइड्स में जो है लाने की कोशिश करूंगा। तो आपके लगभग 100 से लेके लगभग 110 तक, 100 से लेके 110 वीडियोस तक जो है मैं आपको लगभग पूरा इतिहास वाला सेक्शन कवर कर लूंगा जीएस के हिसाब से, और वो मेरे हिसाब से मोर देन सफिशिएंट रहेगा। अगर वो स्लाइड आपने याद कर ली ना, 100 स्लाइड, तो आपके पार पड़ जाएगी, बहुत अच्छे से पार पड़ जाएगी। और मुझे नहीं लगता कि 15 में से कोई क्वेश्चन वहां से बाहर जाएगा। हम मैं फिर भी मैं एक रफ आइडिया लेके चलता हूं कि लगभग 13 से लेके 14 क्वेश्चन आपको इन स्लाइड से ही मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। ठीक है, जितना मेरा अनुभव है मैं सारा अनुभव उसमें लगा के बैठा हूं। ठीक है, फिर अपन देखते हैं दूसरे पेपर में अपना दूसरा भाग क्या है। तो दूसरे भाग में इन्होंने क्या किया है, मानसिक योग्यता और परीक्षण और भाषाई परीक्षण दोनों को शामिल कर दिया। ठीक है, तो मानसिक योग्यता परीक्षण में इन्होंने जो है गणित को भी इंक्लूड कर दिया है। ध्यान रखना, मानसिक योग्यता परीक्षण में मानसिक योग्यता के साथ साथ सांख्यिकी, गणित और अपना एक और पोर्शन है स्टैटिस्टिक, ये क्षेत्रमिति मेजरमेंट जो है ये भी शामिल कर लिया गया है, क्षेत्रमिति को भी शामिल कर लिया गया है। तो इन चारों सेक्शंस को मिला के अपन देखते हैं, ये मानसिक योग्यता कहलाती है, मानसिक योग्यता परीक्षण। ठीक है, तो मानसिक योग्यता में अपन ने सादृश्यता, श्रृंखला, ये आपने शायद तैयार करना शुरू भी कर दिया होगा डेफिनेटली। तो ये जो है ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और एक आध क्वेश्चन जो है यहां से डेफिनेटली पूछे जाएंगे, है ना। सादृश्यता, श्रृंखला पूर्णता, कूट लेखन, है ना, रक्त संबंध, सब चीजों पे से बहुत बेसिक बेसिक प्रश्न आप अच्छे से तैयार कर लोगे तो आपको यहाँ पर पार पड़ने को। और मानसिक योग्यता मैं जानता हूँ आर्ट्स के विद्यार्थियों की भी मानसिक योग्यता बहुत अच्छी होती है ना। तो यहाँ से जो आप क्वेश्चन है ना वो गलत नहीं करोगे, ऐसा मेरा मानना है। और आप जो है इसके लिए कोई वीडियोस कोई आप देख लो आसपास, अगर किसी ने बहुत अच्छा मटेरियल बना रखा है तो आप उसमें डेफिनेटली वहां से जो है इसको बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हो। ठीक है, फिर अपन देखेंगे गणित वाले सेक्शन का ही हिस्सा मानते हैं मैं, बिकॉज मैं सांख्यिकी को, गणित को और क्षेत्रमिति को, तीनों को गणित का हिस्सा मानता हूं। ठीक है, आप इन तीनों की तैयारी इस तरीके से कीजिए कि पूरा लगभग, बिकॉज अपन ने ये सारी जो चीजें है ना गणित में पढ़ी हुई है ऑलरेडी, है ना। तो आप जैसे डेटाबेस जो क्वेश्चन आते हैं, आंकड़ों का संग्रह, आंकड़ों का निरूपण, है ना, ग्राफ का, और इसमें बहुलक के, माध्यिका के, माध्य के, ये प्रश्न सबसे ज्यादा आते हैं। तो आप इनको माध्य, बहुलक और माध्यिका को सबसे अधिक अच्छे से तैयार करने की कोशिश करना, ये आपको बहुत फायदा देगी, डेफिनेटली फायदा देगी। अगर आपने ये तीनों सेक्शन भी अच्छे से तैयार कर लिए ना तो ज्यादातर प्रश्न यहीं से आपको दिखने वाले हैं वहां एग्जाम में भी। दूसरी बात अगर मैं कहूं गणित की, तो गणित में आप जो है इनको बहुत अच्छे से तैयार कर लो। ये कोई बड़ी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है, जैसे प्राकृत संख्याएं हैं, आपको बेसिक प्राकृत, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक, ये संख्याओं के प्रकार है, ये देख लीजिए, दशमलव प्रसार देख लीजिए, है ना। ये कोई बड़े ऐसे टिपिकल से टॉपिक नहीं है ना। आपको सबसे ज्यादा जो टिपिकल लग सकता है वो लग सकता है आपको बहुपद लग सकता है। ठीक है, और दो चरों में रैखिक समीकरण भी ऐसा कोई बड़ा खतरनाक टॉपिक नहीं है। बहुपद में शून्यांक आपको लग सकता है थोड़ा सा टफ, है ना। तो जो टफ सेक्शन लगे ना, क्योंकि मैं आर्ट्स वालों को इतनी सी लिबर्टी देता हूं कि जो टफ लगे उनको छोड़ो, लेकिन अगर जो चीज आप कर सकते हो जो बहुत आसान है, अभी इनको प्राकृत संख्याओं को और इनको अगर इनसे कोई बेसिक प्रश्न वहां पे आ जाता है ना और एग्जाम में आप नहीं कर पाते हो ना, तो आपको बहुत ज्यादा दुख होने वाला है। बिकॉज सीटें हैं आपकी लगभग बहुत कम, और उन बहुत कम सीटों में भी अगर आप कुछ चीजें छोड़ जाते हो और दूसरा व्यक्ति जो सिलेक्शन वाला व्यक्ति है वो उन चीजों को तैयार करके आ जाता है, तो उसमें आपका बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। इसलिए मेरा तो मानना यही है कि आप जो है कोशिश करना कि ये चीजों में आप कहीं भी कुछ चीजें नहीं छोड़ो। ठीक है, फिर अपन देखते हैं क्षेत्रमिति में, जो गणित के ही जो समानांतर सब्जेक्ट है, क्षेत्रमिति है, घन है, घनाभ है, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है। बहुत जो है आपको इसके प्रश्न भी आपको डेफिनेटली मिल जाते हैं। तो घन, घनाभ, बेलन, गोला, शंकु, है ना, वृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, ये बहुत बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, अच्छी चीज है। अगर जिसको समझ में आ जाती है उसके लिए बहुत अच्छे हैं, और जिसको नहीं आती है ना फिर वो सिर पकड़ के बैठता है इन चीजों में, है ना। तो ये 5-6 जो आकृतियां हैं उन पर आप अच्छी से पकड़ बना लोगे और उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पे काम कर लोगे, है ना। और ये कुछ चीजें हैं जो 3D में है, कुछ चीजें हैं 2D में है ना। तो इन आकृतियों को आप अच्छे से कवर कर लोगे ना तो आपका, मेरे को लगता है कि 3 से 4 प्रश्न आपके इसी क्षेत्रमिति से पूछ लिए जाते हैं कई बार। पिछली बार बहुत सारे बच्चों के जो है बहुत टफ क्वेश्चन आए थे इस क्षेत्र से, तो बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चन गलत हुए थे। लेकिन आप अगर अपना समय दोगे तो इन 3-4 में से 1-2 प्रश्न डेफिनेटली आप सही करके आ सकते हो, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो इतने बेसिक आते हैं कि आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। घन, घन आपके फॉर्मूले याद होने चाहिए, बेलन के फॉर्मूले याद होना चाहिए, गोले का होना चाहिए, शंकु का याद होना चाहिए, है ना। एक पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है और एक आयतन निकालना है। अगर आपने ये दो चीजें भी तैयार कर ली ना कि आपने पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, आयतन निकालने का सूत्र याद कर लिया, और वहां पर जो है आपको इबारत दी गई है
और उस इबारत में संख्याएं दी गई है, आपको सीधा पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया गया है और पाए निकालना, आपने को आर निकालना है, रेडियस निकालने के लिए बोल देगा या आयतन निकालने के लिए बोल देगा, है ना। तो ये बहुत आसान प्रश्न हो जाते हैं, इसमें आप फॉर्मूले में अपनी संख्याएं फिट करो और सीधा आंसर निकालो, तो ये बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको आपको डेडिकेशन के साथ करना ही पड़ेगा डेफिनेटली, तभी आप इसमें प्लस पॉइंट लेके जाओगे। फिर आप देखोगे अपने को भाषाई जो दूसरा सेक्शन में दूसरा हिस्सा है वो है भाषाई हिस्सा, भाषा भाषा का परीक्षण किया जाएगा अपना, है ना। तो भाषा का परीक्षण जब किया जाता है तो इसमें जो है आपको दो चीजें करी जाएगी, एक तो हिंदी का परीक्षण करेंगे और एक अंग्रेजी का परीक्षण करेंगे। ये सारे वही सब्जेक्ट है जो अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। अगर आपने बचपन में बहुत अच्छे से ध्यान दिया है, नहीं भी ध्यान दिया होगा तो पहले अगर किसी कंपटीशन में इनके लिए पढ़ा है तो ये जो है कोई मुश्किल चीजें नहीं है, ठीक है। अब आपसे सीधा संधि समास पूछे, संधि, उपसर्ग प्रत्यय, अनेकार्थक शब्द, विलोम शब्द, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, ये चीजें पूछी जा रही है और कुछ पारिभाषिक तकनीकी शब्दावलियां जो प्रशासनिक शब्द है वो पूछे जा रहे हैं। तो आपको इसमें क्या मुश्किल लगता है? मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा समय देंगे इनको तो डेफिनेटली इस वाले सेक्शन में, भाषाई वाले सेक्शन में आप पांच पांच नंबर हिंदी के हैं, 5 नंबर इंग्लिश के हैं, 5 में से 5 नंबर आप आराम से ला सकते हैं, क्योंकि आप सोशल साइंस के व्यक्ति हो। अगर कोई गणित का व्यक्ति या उसका व्यक्ति होता ना तो मैं उसको जो है फिर भी मैं माफ कर दे, लेकिन सोशल साइंस के बच्चों को भाषा बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए, डेफिनेटली अच्छी पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि आप गणित भी में भी कुछ सेक्शन छोड़ के जाओगे और भाषा में भी कुछ सेक्शन छोड़ दिए तो फिर आप जो है आपका जो है उसमें नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूं आप भाषा पे अच्छा काम करना, ठीक है। फिर इंग्लिश पे भी आपको काम करना पड़ेगा। मैं जानता हूं ज्यादातर व्यूअर्स हमारे जो है ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, मैं खुद भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूं, तो हमारे लिए थोड़ा सा इंग्लिश में परेशान होना जो है लाजमी है। लेकिन आप जो है इनको बहुत अच्छे से तैयार करोगे ना तो मुझे लगता नहीं है कि इन चीजों में, जैसे एक्टिव पैसिव वॉइस बहुत आसान है, नरेशन आसान है ना, इसके थोड़े से कुछ नियम होते हैं, मुख्यतः उन नियमों पे आप फोकस कर लोगे, टेंसेज में, है ना, और आर्टिकल्स, डिटर्मिनर्स, इन सब में आप थोड़े उनके नियमों पे और उनके कायदों पे अगर आप फोकस करोगे ना तो आपको ज्यादातर प्रश्न जो है उनके नियमों के इर्द गिर्द मिल जाएंगे और आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपको ज्यादा दिक्कत आएगी इन रटने में, एंटीनोम्स सिनोनोम्स को रटना पड़ेगा आपको, है ना, ग्लोसरी रटनी पड़ेगी टेक्निकल टर्म्स की, ये भी विद देयर हिंदी वर्जन, ये भी प्रशासनिक शब्दों का ही जो है पूरक है, जो अपन ने हिंदी में प्रशासनिक शब्द पढ़े ना वैसी ग्लोसरी आएगी आपके किसमें, टेक्निकल टर्म्स की आएगी, तकनीकी शब्दावलियां आएगी यहाँ पे भी, ठीक है। तो उनका हिंदी वर्जन आपको पता होना चाहिए। तो ये जो है आपको पैसेज के फॉर्म में भी मिल सकता है, आपको कुछ क्वेश्चन आपको एक्टिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव वॉइस इन फॉर्म में आपको आराम से मिलता है। तो आप जो है इनको बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हो, बस आपको थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा डेफिनेटली इनके लिए, है ना। और आप अगर ज्यादा समय से तैयारी कर रहे हो तो डेफिनेटली आपने एक बार सिलेबस खींच ही लिया होगा, और नहीं भी खींच पाए तो इंग्लिश में और हिंदी में ज्यादा चिंता नहीं करना है, क्योंकि आपने बचपन में जो चीजें पढ़ी है ना उन्हीं चीजों को अपने को बार बार रिविजन करना है, ठीक है। फिर अपन देखते हैं फिर समसामयिकी घटनाओं के लिए हम जो है प्रयास कर रहे हैं कि एक अच्छा सा जो अपना जो भी जर्नल आएगी, जो भी अगर हमारे कोई सानिध्य में आएगी तो हम उसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवाने का प्रयास करेंगे। और उसमें आईपीआर का इश्यू भी होता है, देखो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, कोई व्यक्ति बना रहा है अपनी पूरी निष्ठा के साथ, तो हम जो है उनको जो है क्रेडिट देके या कुछ भी जो है मना के किसी भी तरीके से कोशिश करेंगे कि हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर आपको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दे। तो समसामयिकी के लिए हम सारी चीजें जो है आपको देने के लिए तैयार है, तो आप इन चीजों के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम वाले चैनल से, तो वहां पर पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे, है ना। यहाँ पर क्या है, भारत और राजस्थान की जनगणना ही तैयार करनी, ठीक है, जनगणना तैयार करनी है। ये इसके 2 पेज अगर आपने तैयार कर लिए ना तो मुझे लगता है कि आपका काम बहुत आसान हो गया। 2 पेजेस है भारत और राजस्थान की जनगणना के, एक में भारत की जनगणना कर लो, उसके महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो कर लो, और दूसरे में राजस्थान की जनगणना कर लो, है ना। तो ये दोनों चीजें 2011 की जनगणना पूछी जा रही है, तो इन दोनों में आपको ज्यादा परेशानी आनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। और ये रटने की चीजें हैं, देखो इसमें आपको गलत करने की कोई स्कोप ही नहीं है, इसमें कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए अपने को, ठीक है। फिर अपन विभिन्न जो विकास की प्रमुख योजनाएं उनको डिस्कस कर लेंगे, महिला सशक्तिकरण की योजनाएं राजस्थान के विशेष संदर्भ में, जैसे ही नया इकोनॉमिक सर्वे बजट आता है ना, मेरा सबसे पहला काम ही यही होगा कि ये योजनाओं से राजस्थान के जहां विशेष संदर्भ में योजनाएं लिखी हुई ना, ऊर्जा से संबंधित योजनाएं जैसे आएगी आगे देखो आप, है ना, ऊर्जा से संबंधित योजना वो भी राजस्थान के विशेष संदर्भ में आएगी। तो इन सब में जो है भारत के विशेष संदर्भ में, राजस्थान के विशेष संदर्भ, इन योजनाओं पर मैं कोशिश करूंगा जैसे ही नया इकोनॉमिक सर्वे बजट आता है उनको सबको एक जगह कंपाइल करके मैं आपके फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से जो है इन चीजों को डालने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आप हमारे चैनल पे जुड़ जाएंगे तो आपको इन चीजों का फायदा हो जाएगा। अब देखो ये चीजें ऐसी है ना कि अब जैसे पशु गणना है, अब पशु गणना से कोई प्रश्न आते हैं और आप गलत करके आते हैं तो वो आपकी जो है बेवकूफी है, बिकॉज उसमें कुछ करना ही नहीं है, आपको एक पेज रट के जाना है। जैसे वन गणना है, वन रिपोर्ट है, जनसांख्यिकी के आंकड़े हैं, है ना, भारत और राजस्थान की जनगणना है, इनसे आपको क्वेश्चन गलत नहीं करने, कभी भी नहीं करने,
ठीक है। प्लस कुछ साइंस के जो है ना, यहाँ पे करंट अफेयर्स में भी कुछ साइंस की चीजें हैं, जैसे अंतरिक्ष विज्ञान के जो कार्यक्रम भारत के जो चल रहे हैं वो, परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम है, भारत और विश्व की महत्वपूर्ण जो वैज्ञानिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी में समकालीन घटना है, इनके बारे में इन तीनों सेक्शन को जो है अपन जो है विज्ञान तकनीकी से जोड़कर भी पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। आप जब भी विज्ञान के नोट्स बनाओ, तकनीकी के नोट्स बनाओ, और कहीं जैसे बायोटेक आपने पढ़ा तो बायोटेक के आसपास ही जो बायोटेक की जो प्रमुख घटनाएं हो रही है ना समकालीन, उन पर जो है आप वो उस नोट्स में थोड़ा सा ऐड कर लो तो आपको बहुत फायदा हो जाएगा उस चीज से, है ना। बट आपको बहुत मल्टी डायमेंशनल तरीके से इसकी तैयारी करनी पड़ेगी डेफिनेटली, है ना। और यहाँ पर जो सबसे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं ना, वो खेल और खिलाड़ियों से संबंध बनते हैं, है ना। ये संधि विच्छेद हटा देना, खेल खिलाड़ियों से संबंधित जो है आपको प्रश्न यहाँ से डेफिनेटली मिलने वाले। कुछ पुस्तकें होती है, नई पुस्तकें, पुरस्कार होते हैं, यहाँ से आपको बहुत अच्छे प्रश्न मिलेंगे। इन सबको जो है अपन कंपाइल्ड फॉर्म में देखो, जैसे आरएस वाला एग्जाम आने वाला है, अब आपको पता है प्रीलिम्स वाला एग्जाम होगा, तो बहुत सारे यूट्यूबर्स उस पर मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारे आप देखोगे बहुत सारे करंट अफेयर्स की मैगजीन्स उन पे मेहनत कर रही है, तो उनको सबको आपको पक्का पकाया मैटर है ना, आप इन दोनों चीजों का, तीनों चीजों का आपको वहां पे मिल जाएगा। आप इन तीनों मैटर्स को है ना आरएस वाले किसी भी नोट से उठा लेना, मैं आपको मेरे घर वाली राय दे रहा हूँ, आरएस की जो प्री के जो नोट्स है ना उनमें से आप इन चीजों को उठा लेना और इन चीजों पे जो है आप वहां पे काम करना, तो आपको डेफिनेटली मेरा पूरा यकीन है आपको उसमें जरूर फायदा होगा, है ना। ये सारी चीजें है ना वहां से कवर हो जाएगी आपकी समसामयिक की, तो 5 से लेके 8 प्रश्न आपकी गलत नहीं होने चाहिए इस सेक्शन से, है ना। ये चीज है, और ये फ्री के क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊं, आपकी अगर अच्छी तैयारी हो गई ना, ये समसामयिकी के क्वेश्चन आपको फ्री के हैं, 5 से 8 नंबर, 5 से 8 क्वेश्चन, तो वो चीज पे आप जो है आपका फोकस डेफिनेटली होना चाहिए। फिर अपन देखते हैं सामान्य विज्ञान के और राज्य व्यवस्था से। तो सामान्य विज्ञान के है ना बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन आते हैं, अणु परमाणु, रासायनिक अभिक्रिया समीकरण, कार्बन उसके यौगिक, बल गति के नियम, कार्य ऊर्जा, उत्तक नियंत्रण और समन्वय, आनुवंशिकता का विकास, है ना, पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, जैव विविधता, ये ऐसी चीजें हैं जो अपन ने छठी से लेकर 10वीं तक अपन ने अपने आराम से एनसीईआरटी में पूरी चीजें कवर होती है। अगर वो एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम नहीं है तो कोई किसी यूट्यूबर ने या किसी ने भी जो है इन पर कार्य कर रखा है ऑलरेडी, आप उसको उठा के पढ़ लो, बिकॉज आजकल मटेरियल मिलना बहुत आसान हो गया, मटेरियल क्राइसिस नहीं है दुनिया में, और आदमी जो है ओवर मटेरियल में डूब के ही मरता है इस टाइम पे। अगर आपकी तैयारी में कहीं पे भी जो है आपको लगता है ना कि आपको कहीं ना कहीं कमी दिख रही है, तो वो सबसे बड़ी कमी जो है वो ओवर मटेरियल होने की वजह से है। तो आप है ना ओवर मटेरियल मत हो जाना, अपने आप को उतना ही संयमित रखना आप हमेशा, तो संयमित रखोगे तो आपको डेफिनेटली इसका फायदा मिल जाएगा, तो विज्ञान को आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। फिर भारतीय राज्य व्यवस्था देखो, मैंने आपको मैं जब चैनल में शुरू करा था टेलीग्राम वाला, उसमें मैंने जो है स्ट्रेटेजी के वीडियोस डालने शुरू किए थे, तो स्ट्रेटेजी में मैंने भारतीय राज्य व्यवस्था की बहुत अच्छे से स्ट्रेटेजी वहां पर कवर कर रखी है, वो शब्दों के माध्यम से ही कवर कर रखी है, लेकिन मैं फिर भी बोल देता हूं आपको, जो है आपका जो भाग 5 है, संविधान का भाग 5 है, वो बहुत अच्छे से तैयार करना। अगर आपने भाग 5 तैयार कर लिया ना तो आपके संविधान में कुछ नहीं है, ये संसद, ये मंत्रिमंडल, ये भारत का राष्ट्रपति, भारत का निर्वाचन, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, ये सब जो है ना आपके भाग 5 का हिस्सा है, ठीक है। फिर आपका सुप्रीम कोर्ट, है ना, और राष्ट्रीय स्तर के आयोग और बोर्ड आपको अलग से पढ़ने हैं, ये सब चीजें है ना भाग 5 से अलग है। अदरवाइज आपको लगभग सारे जो चीजें है ना आपको भाग 5 से मिलने वाली है। प्लस संविधान की प्रमुख विशेषता, ये कोई टॉपिक ही नहीं है, संविधान की सारी विशेषता जो है वो आपको वैसे भी पता होनी चाहिए, है ना। और इसमें जो है आपको अगर ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना है, आपको बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट्स निकालने हैं उनसे, और फैक्ट्स को आपको रटना है, बहुत अच्छे से रटना है, ठीक है। तो ये भारतीय राज्य व्यवस्था की तैयारी हो जाएगी आपकी। प्लस आप देखोगे राजस्थान के भूगोल के बारे में मैंने अच्छे से स्ट्रेटेजी डिस्कस की थी, स्थिति, विस्तार, आकार, राजस्थान की भौतिक विशेषताएं, इसके लगभग आप 90 क्वेश्चन मैंने अपने चैनल पे डाले हुए हैं। आप इन 90 क्वेश्चनों को है ना, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, आप इन 90 क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से तैयार कर लो। आपके ये चारों में से है ना रिपीटेटिव जितने भी क्वेश्चन बने हैं ना अब तक के, वो सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। और ये क्योंकि मैंने अभी अभी हमारा जो है जलवायु अब चलेगा, इन चारों सेक्शन से अपन ने लगभग 100 के आसपास क्वेश्चन कर लिए। अगर आप 100 क्वेश्चनों को इनको बहुत अच्छे से तैयार कर लोगे तो मुझे लगता है इन चारों सेक्शन की आपका पार पड़ जाएगी। प्लस हम बहुत जल्दी वीडियोस भी लेके आएंगे, तो हो सकता है आपको वहां पर भी इसका डेफिनेटली फायदा मिलेगा। प्लस राजस्थान की जलवायु, अपवाह तंत्र, इन पे ये सारी जो चीजें है ना, इन चीजों पर जो है हमारे वीडियोस आने वाले हैं, या हमारे वीडियोस नहीं भी आए तो आपको डेफिनेटली इनको जो है आपके अपने चैनल की क्वेश्चंस के माध्यम से आपको सोल्व करवाएंगे। तो क्वेश्चंस आप उनको अच्छे से तैयार कर लेना, ये बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न अपन डाल रहे हैं, और ये अगर क्वेश्चन आपने तैयार कर लिया ना तो मुझे यकीन है पूरा, क्योंकि राजस्थान के भूगोल से जितने प्रश्न रिपीट होते हैं ना, वो उतने प्रश्न रिपीटेशन के मोड में कहीं से, या तो इतिहास में ज्यादा प्रश्न रिपीट होते हैं या भूगोल में ज्यादा प्रश्न रिपीट होते हैं। तो आप जो है अगर इन रिपीटेटिव क्वेश्चन को पढ़ लो और उनका एक्सप्लेनेशन जो मैं डालता हूं
वो जो बल्ब आता है ना टेलीग्राम के ऊपर, वो बल्ब को आप जला के एक बार देख लो। इसमें मैंने बहुत सारी चीजें वहां पर शेयर कर रखी है। उन चीजों को अगर आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो मेरा विश्वास है कि आपको राजस्थान के भूगोल में डेफिनेटली बहुत फायदा होगा। तो 5 क्वेश्चन यहाँ के फ्री से हैं, फ्री के क्वेश्चन है ये 5 क्वेश्चन, मैं मानता हूँ, क्योंकि भूगोल जो है वो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और 5 क्वेश्चन इसमें सही के होने की जो प्रोबेबिलिटी है ना वो बहुत ज्यादा होती है। 5 के 5 क्वेश्चन यहाँ पे सही होते हैं लोगों के। ठीक है, तो आप ये जो है इन चीजों को अपने बहुत अच्छे से तैयार किया है। पशुधन वाला जो चीज है मैंने आपको बता दिया, जैसे पशुधन का जो 2024 वाला आंकड़ा आएगा वो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। मैंने भारत वाली पशुधन वाली तो शेयर कर दी है, लेकिन आपके सिलेबस में राजस्थान है तो राजस्थान की जो है मैं जल्दी ही आपको वहां पर सिलेबस में शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो आपको जो है टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं तो जुड़ जाइए। ठीक है, फिर अपन ने क्या देखा है, जो ये सेक्शन है शैक्षिक मनोविज्ञान, ये अपने सेकंड पेपर से में था पहले और ये सेकंड पेपर से यहां पर आ गया है। ठीक है, तो यहां पर आ गया है तो इसको अब यहां से, क्योंकि जो इसमें जो है विषय का भी पहले प्रभाव था कुछ हद तक, तो विषय का प्रभाव था मनोविज्ञान पे, तो अब आपके लिए और आसान हो गया क्योंकि जीएस का हो गया। तो आप जो है मनोविज्ञान की कोई सी भी किताब खरीद लो और उसमें से जितने भी शैक्षिक मनोविज्ञान के प्रश्न, जितने भी पुराने सालों के प्रश्न है, तो वो किताब का मटीरियल पढ़ लो आप। मैटर पढ़ने के साथ साथ जो है पुराने सालों के जितने भी एमसीक्यूज आए हुए हैं उन एमसीक्यूज को बहुत अच्छे से तैयार कर लो। यही इसकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, है ना। इसमें आप ज्यादा माथा घोलोगे, कई बार कुछ लोगों को समझ में भी नहीं आती है ना, जबकि है नहीं कुछ ऐसा समझने लायक, है ना। आपको बस एक बार समझ में आ गई ना ये शैक्षिक मनोविज्ञान, फिर है ना आप इसमें मास्टर हो जाओगे बहुत जल्दी। ठीक है, और आपने सोशल साइंस वाले बच्चों की या अपन ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे जो होते हैं ना, वो उनका तो बहुत जल्दी मन चलता है इसमें, है ना, तो आपको बहुत आसानी से समझ में भी आ जाएगी, लेकिन आपको मेहनत इस पर करना पड़ेगा बहुत जल्दी। ठीक है, फिर अपन देखते हैं अपना शैक्षिक प्रबंध वाला जो चैप्टर है। शैक्षिक प्रबंध जो अपना हिस्सा है, शैक्षिक प्रबंध वाले हिस्से में जो है अपन देखेंगे तो ये अपना पहले भी मैनेजमेंट हिस्सा हुआ करता था अपने फर्स्ट पेपर का, और आज भी जो है ये फर्स्ट पेपर का ही हिस्सा है। और मैनेजमेंट को आप जो है अच्छे से तैयार करिए, है ना। मैनेजमेंट में कुछ नहीं है, दो चीजें हैं इसमें। एक अगर इसको राजस्थान के शैक्षिक परिदृश्य को अलग कर दिया ना इन्होंने, तो मैनेजमेंट में देखो दो ही चीजें हैं। एक तो शैक्षिक प्रबंधन क्या है, उसकी अवधारणा बताओ, कार्य बताओ, सिद्धांत बताओ। इसके कुछ प्रैक्टिकल टूल्स आपको मैंने स्ट्रेटेजी वाले सेक्शन में बता दिए हैं, है ना। प्लस शिक्षा में गुणवत्ता युक्त प्रबंधन किस तरीके से हो, शैक्षिक पर्यवेक्षण कैसे हो, निरीक्षण कैसे हो, संस्थागत योजनाएं कौन कौन सी है शिक्षा में, है ना, उन पर बात कर लेंगे। और एनसीईआरटी वगैरह इन सब पे जो है आप अच्छे से है ना काम करो। ये चीजें जो है आपके राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है महत्वपूर्ण हो जाती है, और राजस्थान से ही संबंधित जो संस्थागत योजनाएं हैं उन पर से आपके साला दर्पण और ये इन पर जो है काफी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। फिर प्रबंधन में आप ये कर लो तैयार अच्छे से, शैक्षिक प्रबंधन में। फिर शैक्षिक परिदृश्य में जो है आपको क्या करना है, शैक्षिक परिदृश्य में भी आपको इसी तरीके की चीजें तैयार करनी है। प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर शैक्षणिक संस्थान कौन कौन से हैं, उनके संगठन क्या है, उनके कार्य क्या है। फिर कुछ SCRT, BSER जो अपना अजमेर से चलता है, IASE, डाइट, है ना, RSOS, ये राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल, ये भी अजमेर से है। तो इन सबको है ना आप बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हो। ठीक है, फिर अपन देखते हैं दिशा पोर्टल, राइज पोर्टल, स्माइल पोर्टल, ये सब पोर्टल्स को आप तैयार कर लेना। ये जो है नवाचार है राजस्थान सरकार के, वो उसमें क्वेश्चन आते हैं। और एक वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो है ना RT, राइट टू एजुकेशन एक्ट, ये आप बहुत अच्छे से 5-6 वीडियो में अच्छे से देख के किसी के और वो तैयार कर लेना। यहां से जो प्रश्न आते हैं ना बहुत आसान प्रश्न आएंगे, प्लस आप गलत करोगे उनमें। तो आप 5-6 क्वेश्चन, 5-6 लेक्चर्स, अगर किसी ने बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ा रखा है RT, तो उसके नोट्स बना लीजिए और एक आध क्वेश्चन आपको डेफिनेटली RT का मिलेगा। एक तो निश्चित तौर पर मिलेगा, हो सकता है 2 प्रश्न भी आपसे पूछ लिए जाए इससे, राइट टू एजुकेशन एक्ट से। तो आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो ये अपन ने तैयार किया है अपना पूरा, लगभग राजस्थान का जो सिलेबस है अपने, वो सारा सिलेबस अपन ने तैयार कर लिया। और मुझे ऐसा लगता है कि आप जो है इस रणनीति के हिसाब से अगर आप चलेंगे तो आपको राजस्थान वाले जो पेपर है, पेपर फर्स्ट, उसमें आपको डेफिनेटली फायदा होगा। राजस्थान हिस्ट्री, जियोग्राफी, सॉरी राजस्थान ही नहीं, हिस्ट्री का तो आपको पूरा सेक्शन पढ़ना है, तो हिस्ट्री का पूरा सेक्शन प्लस राजस्थान की जियोग्राफी प्लस करंट अफेयर्स का मटेरियल आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। और आप इन तीनों चीजों के लिए हमारे चैनल पर रिलाय कर सकते हैं। अदरवाइज और दूसरी चीजें हैं, मैं सबको कहता हूं कि दूसरी चीजें आपको जहां कहीं भी अच्छी मिल रही हो, आप उनको जो है ग्रैब करें, उनको जो है स्वीकार करें, उनको जो है घोटें अपने आप में, क्योंकि 5 महीने का समय है। और 5 महीने के जो समय है जिसमें आप अपना बेस्ट दे सकते हो ना, तो 5 मंथ्स का आपका पीरियड आप ले लो और उसमें जो है अपने आप से जुड़ जाओ।
किस तरीके से अपन बेस्ट कर सकते हैं, उस अपने बेस्ट को जो है बाहर लेके आओ और उस पे कार्य करना शुरू कर दो। तो यही है मेरी तरफ से आप सभी को, जो है मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं पहले से ही, कि आप जो है डेफिनेटली जो ये लंबी जर्नी है 5 महीने की, उसमें जो है आप कार्य करना शुरू कर देंगे। और इसी के साथ जो है हम आज का वीडियो खत्म करते हैं। और आप सभी जो है, हम अगर आप नए हैं हमारे चैनल के साथ, तो आप चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं, प्लस हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं। और अगर आप नहीं भी जुड़ना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारे वीडियोज इस तरीके से देख लें, और आपको अगर इससे मदद मिलती है तो हमारा एक कार्य सफल हो जाएगा इससे। ठीक है, तो आप जो है हमारे साथ जुड़े, नहीं जुड़े आप परिवार का हिस्सा बने, नहीं बने आप हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, और अपन नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं विद अपना मॉडर्न इंडिया जो अपना चलेगा उसके साथ। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जो है एग्जाम डेट्स को सेव करके रख लीजिए। आपका जो मेज है जहां पर आप पढ़ाई करते हैं, उस मेज को साफ कर लीजिए और आज से डट कर जो है शुरू हो जाइए एग्जाम के लिए। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद।